अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं डॉक्टर सबा फरदौस। वो कहते हैं कि आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र में राह के पत्थर तलाश कर, ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वसअतों में समंदर तलाश कर। ज़िंदगी में कमी का होना बुरा नहीं है, लेकिन उन कमियों को अपनी कमज़ोरी समझकर जदोजहद का रास्ता तर्क कर देना गलत है। आज की हमारी इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो हिम्मत की मिसाल हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी कमज़ोरियों को कमी नहीं समझा, अपनी कमियों को हौसला समझते हुए ख़ुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी मिसाल कायम की। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आयशा रहमान। आइए चलते हैं इनके जानिब और इनके व्यूज़ लेते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह और कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सबा, आपकी टीम का क्या आज आप लोग मेरे पास आए। सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, काइंडली ये बताइएगा कि जो अभी आपकी सिचुएशन है, क्या बाय बर्थ आपके साथ ये इशू था या विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई इंसिडेंस या एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा? नहीं, मैं बाय बर्थ डिसेबल नहीं थी। मेरी जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिक है इशू, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उसका नाम है, और 14 साल की उम्र में ये स्टार्ट हुई थी और मुझे व्हील चेयर पे, प्रॉपर व्हील चेयर पे आए हुए 8 साल हो गए। अच्छा, आपकी लाइफ के 3 सिनेरियोज अभी तक जो मुझे समझ आए, एक था कि आपने कुछ वक्त तक नॉर्मल लाइफ गुजारी, फिर कुछ वक्त तक या बल्कि अभी तक एक स्पेशल लाइफ गुजारी है, तो नॉर्मल लाइफ में और स्पेशल लाइफ में क्या डिफरेंस रहा? लाइक जब नॉर्मल लाइफ थी तो तब तो एक बच्चा होता है, जैसे इतनी समझ नहीं होती, भाग दौड़ शरारतें वो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, तो उस वक्त का इतना नहीं था। लेकिन हाँ, जब डिसेबिलिटी स्टार्ट हुई थी आहिस्ता आहिस्ता, जब मैं गिरती थी, चोट लगती थी या थोड़ा सा लंगड़ाहट आती थी चलने में, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि लंगड़ी लंगड़ी कह के बुलाना या कुछ भी इस तरह से नामों से, तो वो पेनफुल था। लेकिन ये था कि फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, वो भी लाइफ का एक अच्छा था। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया 14 ईयर्स के बाद से आपको ये इशू स्टार्ट हुआ, तो आपकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? मैंने मास्टर्स किया हुआ स्पेशल एजुकेशन में। माशाल्लाह। और अभी इसी दौरान आपने अपने फाउंडेशन की भी बुनियाद रखी, तो अपने फाउंडेशन के बारे में बताइएगा कि क्या सोच के आपने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी, किस एम के साथ या किस ऑब्जेक्टिव के साथ? दिया वेलफेयर एसोसिएशन की हमने बुनियाद, क्योंकि हम डिसेबल हैं और इसकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ख़ुद भी किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ है, तो जो हमने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखे थे, तो हमारा मकसद था कि हमारे बाद आने वाले डिसेबल पर्सन वो प्रॉब्लम्स ना देखें। लाइक उस वक्त स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज व्हील चेयर एसेसिबल नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, आज मेरा कॉलेज व्हील चेयर एसेसिबल है, और हर बैच में वहाँ पे व्हील चेयर यूज़र्स गर्ल्स जो हैं वो आती हैं और उन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी हुई है। वरना लोग मतलब एक डिसेबल पर्सन की एजुकेशन अधूरी रहने की वजह एसेसिबिलिटी भी थी। अच्छा, तो दिया फाउंडेशन की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? आप किन किन चीज़ों पे, किन किन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर चुके हैं और किन पे अभी वर्क कर रहे हैं? दिया को ऑफिशियली हमने 2018 में अनाउंस किया था। उससे पहले भी हम एक्टिविटी कर रहे थे, लाइक लोगों को व्हील चेयर देना, उनकी नीड्स का ख्याल रखना, लेकिन हमें वक्त के साथ ये फील हुआ कि व्हील चेयर दे देने से मकसद हल नहीं हो जाता। हमें उनको इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो ये समझ सकें कि उन्होंने व्हील चेयर पर बैठ के अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करना है, लाइक कैसे उन्होंने चेंज करना है, कैसे व्हील चेयर से बेड पे शिफ्ट होना है, कैसे वॉशरूम यूज़ करना है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता कि क्या कैसे हमने अपनी व्हील चेयर पे लाइफ मैनेज करनी है। या अगर आप ब्लाइंड ले लें, कुछ लोग हादसाती तौर पर ब्लाइंड हो जाते हैं, कुछ जैसे मुझे स्लो पॉइजन की तरह मेरे मसल्स डेड हुए हैं, इसी तरह कुछ लोगों की आई साइट ख़त्म होती जाती है, उनको नहीं समझ आती कि हम कैसे करें, तो हम उनको इन लिविंग की ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आपके साथ कोई इशू है तो उसको कैसे फुलफ़िल करना है। फिर असिस्टेड डिवाइसेस प्रोवाइड करना। फिर हमने एजुकेशन पे बहुत काम किया, डिसेबल पर्सनस की स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को हमने एसेसिबल बनाने में और टीचर्स की, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करने में कि अगर एक डिसेबल पर्सन है उसको भी ज़िंदगी में उतना ही हक है जितना एक नॉन डिसेबल का है, और आपके साथ अगर कोई डिसेबल बच्चा बैठ के पढ़ रहा है तो उसका वो भी आपकी तरह है, उसकी फीलिंग्स भी आपकी तरह है, बस उसका लाइफस्टाइल आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको एक्सेप्ट करें, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस लाने पे। फिर उसके बाद हमने जो हमारे ऐसे बहन भाई थे कि जिनकी एजुकेशन या तो कंप्लीट थी या जो एजुकेटेड नहीं थे, उनके लिए डिफरेंट
ट्रेनिंग्स करवाई, किसी को स्टिचिंग, किसी को ब्यूटी पार्लर का, निटिंग वगैरह, और फिर कुछ जो एजुकेटेड थे उनको डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज करवाए। और फिर इसी तरह जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वक्त की ज़रूरत, आजकल डिजिटल लाइज्ड हो गई हैं हर चीज़ें, तो हम उनको डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी सिखा रहे हैं कि घर बैठ के वो कैसे अर्न कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इंडिपेंडेंट करना, जिस भी तरह से हो, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग है या माइक्रो फाइनेंस है, तो हम इस तरह से काम करें। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या वेलफेयर बेस्ड है या फिर आप पे लेते हैं बच्चों से कुछ भी एक्टिविटीज़ जो उनको करवा रहे हैं इस पर? हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले तो हम खुद फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें, सारे वॉलंटियरली काम करें, और हम किसी से भी कोई भी वन पैनी भी चार्ज नहीं करते कि आप हमें ये देंगे तो हम उसको ये देंगे, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है इस फाउंडेशन को छोड़ के? इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और जॉब वगैरह करते हैं आप या कोई और सोर्स? कुछ जो मेरे साथी हैं वो जॉब कर रहे हैं, कोई बैंक में कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। अगर आप मेरी अपनी बात करें तो CGS के नाम से मेरी IT कंपनी है, उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट में करती हूँ, तो मतलब मेरा सोर्स ऑफ इनकम वो है। फिर मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करती है। ओके, तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स हैं वो कहाँ से रेज करते हैं? क्योंकि इसके लिए हमने बहुत काम किया है, फंड रेजिंग के लिए। आप यकीन करें, हमने पेन भी बेचे हैं, टिकट्स भी बेचे हैं, हमने जाके लोगों से डोनेशंस भी मांगी हैं, और इसके साथ जब हमने अपना काम उनको दिखाया है और उनको हम पे ट्रस्ट हुआ है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं। मेरे कुछ कॉलेज टीचर्स मेरे साथ इन टच हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कर रही है। और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने डोनेशंस रोडों पे फिर के, मार्केट्स में फिर के कलेक्ट किए हैं, तो अब ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह दिया को लोग भी पहचानने लगे हैं, तो डोनर्स हमसे खुद भी कॉन्टेक्ट करते हैं। अच्छा, सोसाइटी में हम सुनते हैं कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप कुछ और नहीं कर सकते, तो सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जनरेट कर लें। कई बार हम देखते हैं कि सोशल वर्कर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? कहने वाले कहते हैं, मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कुछ मेरे अपने ही बहन भाई, मेरी अपनी सोसाइटी की जो मेरी तरह हैं, वो कहते हैं हाँ इसने NGO बना लिए तो ये खा रही है। तो मेरा आगे से उनको एक बड़ा खूबसूरत सा जवाब होता है, चले मैं तो खा रही हूँ, आप भी बना के खा लो ना, अगर इतना इजी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल और ज़मीर मुतमईन है, तो कोई कुछ भी कहता है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी कब्र में जाके अपने अल्लाह को जवाब देना है। मैं दुनिया वालों पे जवाब दे नहीं हूँ। जब कोई कुछ कर नहीं सकता ना, तो वो आप पे उंगली उठाता है। तो इसलिए इनको बड़ी खूबसूरती से इग्नोर करना चाहिए और अलमी से कहना चाहिए आपको तो पता है ना मैं क्या कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत कुछ सुनना पड़ता है हमें कि हमारा डेटा लेके हमारे नाम पे खा रहे हैं या कुछ भी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है। मैंने भी आपको बताया कि मेरी दिया की पूरी टीम जो है वो डिसेबल पर्सन हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कोई किसी स्टोर में, चाहे ये जो स्टोर बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होती हैं वो मार्केटिंग की तरह वो खड़े हैं, लेकिन वो कर रहे हैं अपना अर्न, वो कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से जो हमारे पास डोनेशन के पैसे आते हैं, इवन कि समटाइम लोग हमें कहते हैं आपने अपना ऑफिस क्यों नहीं अच्छा वेल डिकोर किया हुआ या वो किया हुआ, आप कर सकते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जो हमारे पास डोनेशन के पैसे आ रहे हैं वो हमारे पास इमानत है लोगों की, जो कि हमने उन तक पहुंचानी है। तो बाकी जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो दुनिया की बातों पे नहीं। अच्छा, हम देखते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को ज़िंदगी में कोई भी नया स्टेप लेने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको बीइंग अ स्पेशल पर्सन किस हद तक या कितनी मुश्किलात दरपेश है इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में, और अगर अभी भी रन करते हुए जो मुश्किलात आती है तो उनको कैसे टैकल करती हैं? ये आपने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया। ये आज तक मुझसे किसी ने नहीं किया कि फर्स्ट स्टेप जो मैंने दिया का लिया था। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मतलब मेरे अंदर था कि मैंने कुछ करना है, क्योंकि मैं अपने अम्मा अब्बा की इकलौती बेटी हूँ, मेरे 3 भाई हैं और कोई मेरी बहन नहीं है। तो मैं इन्हें कहती थी मैंने अपनी NGO बनानी है अपने अम्मी अब्बू को। तो वो कहते थे नहीं बहुत मुश्किल काम है, तुम्हें हर चीज़ घर में मिल रही है, क्यों रहने दो ना। तो मैंने सोशल मीडिया को अपना एक रिसोर्स बनाया और मैंने फिर उनको प्रूव किया कि मैं ये कर सकती हूँ। और फिर मैंने जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके विद माय फ्रेंड्स, कोलैबोरेशन विद माय फ्रेंड्स, इवेंट पड़िया में मैंने अपना पहला इवेंट किया, तो वहाँ पे जाके मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े थे और उनको फिर ये हो गया कि यार ये कुछ कर सकती है, अब इसको फ्री हैंड दे देना चाहिए कि ठीक है ओके गो एंड डू इट। तो मुझे ये थोड़ा सा था कि मुझे अपनी
फैमिली को ये चीज़ कराने के लिए, क्योंकि जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अच्छा अब तुम मांगोगी, ठीक है, ये चीज होती है, चलो तुम कर लो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। और मुझे फील्ड में भी ये कुछ काफी लोगों से सुनना पड़ा कि आपका इतना अपना घर है, हर चीज है, आपको क्या जरूरत है गर्मी धूप या सर्दी में मांगने की। तो मैंने कहा मैं अपनी जात के लिए नहीं मांग रही, अपने लिए अगर मैं मांग रही होती तो मेरे पास सब कुछ है, मैं गर्म बिस्तर पे लेट के सारा दिन ही सारी रात मूवीज देख के गुजार सकती हूँ, मुझे अपनी जात की कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अल्लाह मियाँ मुझसे जरूर ये पूछेंगे कि बीबी मैंने तुम्हें जिस्मानी माजूर किया था, जहनी नहीं किया था, तुमने क्या किया है मेरी मखलूक के लिए जो मैंने बनाई थी, तुम्हें मैंने शऊर दिया था। तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगी कि मैं अपना वक्त मोबाइल स्क्रॉल करते हुए गुजार आई हूँ? तो नहीं, मुझे उसकी मखलूक के लिए कुछ करना है, क्योंकि उसने मुझे शऊर दिया है। तो ये बहुत पहला स्टेप ये था कि फैमिली को आप एक्सेप्ट करवाओ, फिर सोसाइटी को कराओ। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब सबको ये चीज़ फील होती है कि अगर आयशा कोई काम कर रही है तो वो सही मानों में कर रही है, मुझे एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी पड़ती कि मैं ये कर रही हूँ तो आप मेरे साथ सपोर्ट करें, मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है। ओके, अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए हाई मोरल सपोर्ट के अलावा, फैमिली सपोर्ट के अलावा कितना फाइनेंस चाहिए होता है? जब आपका मोराल हाई हो ना, यहाँ पे थोड़ी सी बात हो जाएगी रूहानियत पे। जब भी आप कोई स्टेप लेते हो ना, तो आपका सबसे पहले बिलीव अल्लाह पे होना चाहिए। जो मेरा पर्सनली मानना है कि जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया था दिया का, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई टीम नहीं थी, अकेला ही चला था, जान बेमंजिल लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। वो वाला सीन मेरे साथ हुआ। मेरा तवक्कुल अपनी ज़ात के ऊपर और अल्लाह की ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अल्लाह मियाँ मुझसे ये करवाना चाहते हैं, मेरे दिल में डाला है तो हाथ मेरा वो पकड़ेंगे। और इस पूरे सफ़र में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा आया कि मैं हैंड टू माउथ थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा स्वेयर केस आ गया, मुझे नहीं पता था कि मैं, क्योंकि मुझे लगता है वो लोगों की उम्मीदें होती हैं जो मेरे पास केस आता है। तो मैं फिर अल्लाह मियाँ को उस वक्त कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ जी आपने भेजा है, वसीला भी आपने बनाना है, और अल्लाह मियाँ बनाते हैं। लोग कहते हैं मौजात नहीं होते, मैं कहती हूँ होते हैं, और मैंने खुद महसूस किए हैं कि अल्लाह मियाँ आपका हाथ पकड़ता है। तो आई थिंक आपके पास कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल यकीन हो, आप कदम उठाएं, अल्लाह मियाँ हाथ पकड़ते हैं। और अभी आप बात करी थी मेरे साथ कुछ अपने इवेंट के बारे में, उस हवाले से बताइएगा कि आपका फ्यूचर इनिशिएटिव क्या है? हम लोग डिफरेंट इवेंट्स करते रहते हैं, अवेयरनेस के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह के। जो बच्चे घर में हैं उनको मोटिवेट किया जाए और उनको बताया जाए कि ज़िंदगी, अगर आप माजूर हैं तो आपकी ज़िंदगी रुकनेगी, आप भी नॉर्मल रह सकते हैं। इसी की एक कड़ी हम बिल्कुल डिफरेंट इवेंट करने जा रहे हैं, जो कि दुनिया की तारीख में पहली बार होने जा रहा है कि हम ऐसे डिसेबल्ड पर्सन जो जिनमें कोई टैलेंट है, जो बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं, सिंगिंग करते हैं, या कोई कॉमेडी करता है, इवन कि हमारे कुछ बहुत अच्छे डांसर्स भी हैं व्हील चेयर पे, हम उन सबको उनका टैलेंट सामने लेके आ रहे हैं। हमने पूरा स्टेज, पूरा इवेंट उनके लिए डिज़ाइन किया है, और इंशाल्लाह 2 मार्च को हम वो E11 ताज मार्की में करने जा रहे हैं, शाम 6 बजे से 9 बजे तक। उसमें मैं सबको कहूँगी कि हम टिकट सेल करें, 300 का हमारा टिकट है, आप लोग वो बाय करें और इस इवेंट को ज्वाइन करें, और हम जैसे हमारे टैलेंट को प्रमोट करें कि हम भी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करें। उसके अलावा आगे रमज़ान आ रहे हैं, हर साल रमज़ान में हमारी राशन ड्राइव्स होती हैं। ईद के ऊपर जो है गिफ्ट्स वगैरह हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में दे रहे होते हैं। फिर आगे बड़ी ईद आ जाएगी तो फिर हमारा मीट डिस्ट्रीब्यूशन और कुर्बानी वाला वो सीन होता है। रमज़ान में हमारा सहरी इफ्तारी ये चल रहे होते हैं, दस्तरखान। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आगे बहुत प्लान्स हैं फ़िलहाल के लिए, आई थिंक बड़ी ईद तक। अच्छा, और लास्ट में कोई मैसेज जो देना चाहे जनरल पब्लिक को रिगार्डिंग कि वो किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं स्पेशल लोगों को, और स्पेशल लोगों को कि वो किस तरह लाइफ में आगे मूव कर सकते हैं? जो नॉन डिसेबल पर्सन है उनको मैं ये कहूँगी, हमारे यहाँ जो है ना, किसी लेट्स सपोज लड़की के चेहरे पे पिंपल निकल जाता है तो वो चेहरा छुपाती हैं या बाहर नहीं आती है, फैमिली इवेंट्स में नहीं जाती कि ओहो पिंपल निकल गया। तो यार वो पिंपल आपकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए निकला है, तो बाहर निकला करो, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब आप अपने एक पिंपल को लेके अगर घर में छुप रही हो, तो हम लोग तो विद डिफरेंट लाइफ स्टाइल हैं, अगर हम निकल सकते हैं तो कोई चीज़ भी बुरी नहीं होती, उसको आप
का देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है। अगर आप उसको बुरी नज़र से देखेंगे बुरा लगेगा, अच्छी नज़र से देखेंगे तो वो अच्छा लगेगा। और जो मेरी तरह पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं या लाइफ से जो हैं बेजार आए हुए हैं और उनको लग रहा है कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन सबको मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी का मकसद ज़रूर होता है, सिर्फ उसको पहचानना या उसकी तलाश करें और अल्लाह पे यकीन रखें और कदम उठाएं, कदम बढ़ाएं, अल्लाह मियाँ ज़रूर साथ देते हैं। हमारे साथ मौजूद थी मैडम आयशा रहमान, जिनका ये कहना था कि ज़िंदगी में कोई भी कमी आपकी कमज़ोरी नहीं होती है, अपनी कमियों को अपना हौसला बनाएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मैडम, आपकी ज़िंदगी लिटरली हम सब के लिए एक मोटिवेशन है, एक मिसाल है। आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, आप आए, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया।